तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो पोर्शन अब स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11th से है। और क्लास 11th से वो टॉपिक एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, एक बहुत वेटेज रखता है अपने सिलेबस में। और अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टॉपिक को हम एनिमल टैक्सोनॉमी कहते हैं और एनसीईआरटी में ये एनिमल किंगडम चैप्टर में है। और जब हम एनिमल किंगडम को या एनिमल टैक्सोनॉमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं या इसको समझते हैं तो सबसे पहले हम इसी पे जाते हैं कि इसका वेटेज कितना है। तो अगर हम एग्ज़ाम्स में बात करें, नीट एग्ज़ाम में, तो एनिमल टैक्सोनॉमी किसी भी दूसरे चैप्टर से अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स में एनिमल किंगडम या एनिमल टैक्सोनॉमी आता है। और कितना ये ज़रूरी है हमारे लिए और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका पॉइंट ये है कि एक तो इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। हालांकि एनसीईआरटी में उसको कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें उसको जब पढ़ते हैं, हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं, पॉइंट्स को समझते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और उस इन्फॉर्मेशन को याद करना, उन फैक्ट को याद करना, उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और जब ज़रूरत पड़े तब उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन में यूज़ करना, कंपटीशन में यूज़ करना और सही आंसर निकाला, अगर हम निकालते हैं सही आंसर तो वो हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एनिमल टैक्सोनॉमी चैप्टर में। वैसे तो ये कहानी पूरी डाइवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसलिए जो भी बच्चे एनिमल टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं या ऐसा समझते हैं कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, तो बेटा ऐसा कभी मत करना। एनसीईआरटी का या नीट सिलेबस का कोई भी चैप्टर अवॉइड करने लायक नहीं है, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। तो ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने का कुछ एक तरीका भी होता है। एक तो होता है कि हम एक तरफ से बुक उठाएं और पढ़ते जाएं, लेकिन दूसरा एक तरीका होता है कि हम उसका एक शॉर्टकट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और वो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमें एनिमल टैक्सोनॉमी में हमें उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना। अगर हम एनिमल्स का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, हर फाइलम पे एप्लीकेबल है और लिटिल बिट ऑफ चेंजेस देखे जाते हैं अलग अलग फाइलम में और वो चेंजेस हमें याद रखना है। लेकिन ओवरऑल जो बेसिक फ्रेम है क्लासिफिकेशन का वो बेस्ड है किसके ऊपर? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पूरे चैप्टर का, पूरे इस टॉपिक का अप्रोच बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है। और अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो ये कितना डाइवर्स है और इसकी डाइवर्सिटी का लेवल क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये आता है कि अर्थ पे लगभग 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स रिपोर्ट किए गए हैं एंड आउट ऑफ दैट 1.7 मिलियन 1.2 मिलियन आर एनिमल्स। एक रफ फिगर है, अप्रॉक्स नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, का अप्रॉक्स फिगर है। तो 1.2 मिलियन केवल एनिमल्स हैं और उस 1.2 मिलियन में एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स का, जो लगभग 9.5 लाख स्पीशीज उसमें आती हैं। तो 1.2 मिलियन में से एक बहुत बड़ा ग्रुप केवल एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म का है जिन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। तो ये हम डाइवर्सिटी, जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी जो समझने वाली बात है कि इतना डाइवर्स क्यों है ये,
तो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो जनरली एनिमल किंगडम में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेलुलर हो, यानी एनिमल किंगडम की शुरुआत ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से होती है। मल्टी सेलुलर से एक एक लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी इनकी बढ़ती जाती है। और जब भी हम टैक्सोनॉमी को पढ़ते जा रहे हैं तो हमें एक बात याद रखना है कि टैक्सोनॉमी हमेशा क्लासिफिकेशन का ही पाथ फॉलो करता है, और जैसा क्लासिफिकेशन का पाथ है वैसा ही पाथ इवोल्यूशन का भी है। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में बात आती है एक पॉइंट की क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जो है डेवलपमेंट हुआ है, और इसी वे में हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और अगर हम इवोल्यूशन को बात करें तो इवोल्यूशन में भी यही हुआ है। जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं दे आर हैविंग सिंपलर स्ट्रक्चर, और उनमें स्टेप बाय स्टेप लेवल बाय लेवल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, और जो सबसे बाद में डेवलप हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे लेट डेवलप हुए। तो ये ठीक उस रेलवे ट्रैक के दो पहिए हैं, दो ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर ट्रेन चलती है। कौन कौन से? क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन। दोनों कॉमन पाथ को फॉलो करते हैं, डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और इसलिए कई बार हमें इवोल्यूशन को समझने के लिए क्लासिफिकेशन की मदद लेनी पड़ती है। कई बार हमें क्लासिफिकेशन का रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन का जो एविडेंस है वो हमें इवोल्यूशन में मिलता है। तो हमें दोनों को ही एक साथ रिलेट करके चलना पड़ता है, और खासकर एनिमल क्लासिफिकेशन में तो ये मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो हमें शो करेंगे कि या भाई ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से इवोल्यूशन एक डायरेक्शन में जाता है। तो उम्मीद है आपको अभी मेरी ये बात समझ में आएगी। लेकिन जो एनिमल टैक्सोनॉमी को सबसे टफ बनाता है वो है इनकी इंफॉर्मेशन, इनके फैक्ट्स। और जब हम उस इंफॉर्मेशन, उन फैक्ट्स का बेसिस पढ़ लेते हैं, उनकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, तो इनको पढ़ना, इन्हें याद करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम चलेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट्स के बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। अब ये पॉइंट्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं। इनमें हम बात करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। उनमें सिमेट्री कैसी है, जर्मिनल लेयर कैसी पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है। ये वो पॉइंट हैं जिनके बेस पर हम क्लासिफिकेशन को या एनिमल टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। और इसके अलावा केवल इतने नहीं, और भी हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है, सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे हैं, किस तरह का एक्सक्रीशन होता है, नर्वस सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन में अगर उनका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और लार्वा स्टेज पाया जाता है या नहीं पाया जाता। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर को एक बेसिक व्यू देते हैं इस चैप्टर का। इन जब पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, इन जब पॉइंट्स को समझते हैं, और खास ही एक पॉइंट मैं इसमें भूल रहा था, बॉडी जो कैविटी इनकी कैसी है, ये भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है। क्लास में जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं। ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा पॉज लेते हुए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है, पॉज लेते हुए चलें और पॉज लेते हुए ही हम इस टॉपिक को कवर करें। तो चलते हैं एनिमल किंगडम को समझने के लिए, और सबसे पहले इसके पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड है एनिमल किंगडम से, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बेस पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ये किया गया है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके बेस पर एनिमल क्लासिफिकेशन किया गया। एक पहला टर्म आता है मेटाजोआ।
मेटाजोआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और जिनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हमें एक याद रखना है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें 5 स्टेप्स पाए जाते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जिस किसी भी स्टेप में जिस किसी भी न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स पाए जाते हैं उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो यानी मेटाजोआ में केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो क्या यूनिसेलुलर एनिमल्स नहीं होते? अगर ये हम बात सोचें कि सर एनिमल किंगडम में हम केवल मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं उनको हम जिस ग्रुप में रखते हैं, जिस फाइलम में रखते हैं, उसको नाम दिया है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो फाइलम है ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। किस में आता है? प्रोटिस्टा। एनिमल किंगडम में हम प्रोटोजोआ को कंसिडर नहीं करते। एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ को कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए, एनिमल किंगडम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें प्रोटोजोआ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रोटोजोआ का कॉन्सेप्ट समझ, क्योंकि वो बेस बनाता है, वो कैरेक्टर्स का बेस, इनिशिएशन करता है कैरेक्टर्स का। जो भी हम फीचर्स, जो भी क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटोजोआ में उन सभी पॉइंट्स का एक बेस मिलता है जो एनिमल किंगडम का या एनिमल क्लासिफिकेशन का बेस बनाता है। इसलिए भले ही प्रोटोजोआ फाइलम एनिमल किंगडम में कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो मेटाजोआ में नहीं आता। तो प्रोटोजोआ मेटाजोआ में नहीं आता क्योंकि यहां पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अब ऑर्गेनिजम्स जो है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर ये क्लासिफिकेशन किया गया कि ऑर्गेनिजम्स की मोबिलिटी कैसी है, उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, उनका स्टिमुलस कंडक्शन उनमें कैसा है और उसकी वजह से उनका बिहेवियर कैसा चेंज होता है। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। केवल एक एक्सेप्शन हमें मिलता है, पॉरीफेरा नर्वस सिस्टम जो है, इसमें नर्व सेल जैसी इनमें कोई सेल नहीं पाई जाती पॉरीफेरा में। वो हम आगे उस पॉइंट पर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये नोट्स में लिखा हुआ है इसलिए हम आपको इसको इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे एनिमल्स हैं जो अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं और हैबिटेट को लेकर एक क्लासिफिकेशन है जो हम एक वीडियो अवेलेबल कराएंगे उसको लेकर। हाँ, वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है इसलिए यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनिमल क्लासिफिकेशन में आता है। और अगर बीच बीच में वो पॉइंट्स आते जाएंगे तो हम वो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करते जाएंगे। तो जितना एनसीईआरटी में डायरेक्टली रिलेटेड है और जितना एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी जो एनसीईआरटी है और जो एनसीईआरटी बेस्ड है, दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कुछ एक हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो एनिमल्स वाटर बॉडीज़ के फ्लोर पर रहते हैं उन्हें बेंथिक कहा जाता है और इसमें इकाइनोडर्म्स, कोरल्स एंड डीप सी फिशेज आती हैं। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं वाटर में। एक्टिवली मतलब अपनी एनर्जी से स्विमिंग कर सकते हैं, उन्हें हम नेक्टॉन्स कहते हैं। जिनमें पैसिव फ्लोटिंग पाई जाती है उन्हें प्लैंकटॉन्स कहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं पॉइंट्स के, जो हम एक अलग से वीडियो में बनाएंगे कि क्लासिफिकेशन
ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड फीडिंग हैबिट्स। तो ये दो है हैबिटेट और फीडिंग हैबिट्स के बेस पर, वो हम अलग से देखेंगे, दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन हम उसको देखेंगे जरूर। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की या मेटाजोआ की, तो इन्हें दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है, इसके बेस पर उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से ग्रुप है? पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन इसको ध्यान में रख लेंगे, सिंपल सी बात है। पैराजोआ में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें लूज एग्रीगेटेड या लूज सेल एग्रीगेटेड लेवल पाया जाता है या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी ये मल्टी सेलुलर हैं, इनमें बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स फिर भी टिश्यू नहीं बना पाती। तो टिश्यू क्यों नहीं बना पाती? मल्टी सेलुलर हैं, इनकी कॉमन ओरिजिन भी दिखती है, कॉमन फंक्शन भी दिखता है, लेकिन फिर भी ये टिश्यू नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि इनमें सेल्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता। तो टिश्यू बनने के लिए सेल्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो लूज एग्रीगेट सेलुलर लेवल या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, जिन्हें हम पॉरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। तो पॉरीफेरा फाइलम या स्पॉन्जेस हम नाम देते हैं, जो कि पैराजोआ का एग्जांपल है। और इससे पहले की अगर हम बात करें, यानी सेलुलर लेवल से पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो पूरी बॉडी उनकी सिंगल प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। एक ही सेल है, वही पूरी बॉडी है। जो भी फंक्शन होना है, जैसे अमीबा की बात कर लें, जो भी फंक्शन बॉडी में होना है वो उन्हीं के एक सिंगल प्रोटोप्लाज्म के अंदर होना है। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन उनमें पाया जाता है, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनमें सारे प्रोसेसेस उनके सिंगल प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। और इस बात को बहुत ध्यान देना है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल सबसे सिंपल है, यूनिसेलुलर में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में मिलता है, अमीबा में मिलता है। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर में पाया जाता है। इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से ये मल्टी सेलुलर होते हुए भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना, मल्टी सेलुलर होते हुए भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकते पॉरीफेरा, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है यूमेटाजोआ, एक ऐसा ग्रुप जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें सेल्स के बीच कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, जिससे टिश्यू बनता है। टिश्यू के बीच एक अरेंजमेंट होता है, टिश्यू का ग्रुप बनता है, जिससे ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। तो यूमेटाजोआ में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो अभी हमने डिस्कस किया, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ये क्या करते हैं, इनमें है क्या, पॉइंट्स क्या हैं इनके बारे में, क्या इंफॉर्मेशन है इनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर लेवल की। मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, जैसे मैं बात करता हूँ तो कभी कभी आवाज़ कुछ ऐसी निकल जाती है जैसे कोई बच्चा तुतला रहा हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि बचपन में मेरी आदत थी, वो धीरे धीरे ठीक हुई बात करने में, लेकिन अभी भी वो इफ़ेक्ट थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखा जाता है। तो उम्मीद है आप उसको इग्नोर करेंगे। वो मैं उससे ओवरकम करके ही ये चीज़ें डेवलप किया हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा है। तो दो ऑल द मेंबर्स, अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर एंड दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल स्पॉन्जेस में, इनमें सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट
दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में पाया जाता है। और ये जो डिवीजन है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कोई फंक्शन कैसा करते हैं उसके बेस पर ये डिवीजन किया गया है। टिश्यू पे अगर हम बात करें टिश्यू लेवल की, तो जहां पर सिमिलर ओरिजिन की सेल्स हैविंग सिमिलर मोर और लेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम फॉर्म अ ग्रुप नोन एज टिश्यू, और ये अरेंजमेंट सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। Hence the cell performing the same function are arranged into tissue and hence it is known as tissue level of organization, और इसे क्या कहा जाता है? tissue level of organization। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। जब कई टिश्यू मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं, और एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, सो इट इज अ स्टिल अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक और हाई लेवल है। और ऑर्गन लेवल एग्जिबिट जो हमें देखने को मिलता है वो जिस फाइलम में मिलता है वो है प्लेटीहेलमिन्थीज, फ्लैटवर्म्स का फाइलम। तो जब भी हम बात करेंगे फ्लैटवर्म से ऊपर जाने के और फ्लैटवर्म से हायर लेवल पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें कि एस्केलेमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा अलॉन्ग विथ हेमिकॉर्डेटा। तो जब हम इससे ऊपर वाले फाइलम की बात करेंगे तो वहाँ पर ये ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक तरह का और हायर लेवल है कॉम्प्लेक्सिटी का, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जो हमें फर्दर हाई ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर शुरुआत की बात करें तो नीमेटोड जो एस्केहेलमिन्थीज होते हैं, एस्केहेलमिन्थीज से इसकी शुरुआत होती है। ऐसे करके बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे इस पूरे एनिमल किंगडम में, जो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो एक हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, डाइजेशन जिस कैनाल में होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, इसके बेस पर भी हमें एक क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि आइदर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट और प्रेजेंट। तो या तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी, और अगर प्रेजेंट है तो भी दो तरह का मिलता है, आइदर इट इज़ इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो कुल मिलाकर अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमें 3 पॉइंट पर डिस्कशन करना होता है, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो जिसमें एब्सेंट है यानी उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती, लेकिन जिसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है तो उस पर भी 2 पॉइंट आते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अब इनकम्प्लीट क्या होता है और कंप्लीट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें सिंगल ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। सिंगल ओपनिंग मतलब वही ओपनिंग माउथ को भी रिप्रेजेंट करती है और वही ओपनिंग एनस को भी रिप्रेजेंट करती है, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। तो उसी ओपनिंग से जो इंजेशन भी होता है और उसी ओपनिंग से इजेशन भी होता है। तो ऐसी सिंगल ओपनिंग जो पाई जाती है उन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें पाई जाती है उन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? इनके एलिमेंट्री कैनाल में 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनस। माउथ फॉर इनटेक और इंजेशन ऑफ फूड और एनस फॉर इजेशन ऑफ फूड। तो ये 2 ओपनिंग वाले जो हैं ऑर्गेनिजम्स, तो 2 ओपनिंग होने की वजह से इनका एक रिलेशन और हमें मिलता है, और सिंगल ओपनिंग वाले की वजह से एक और रिलेशन मिलता है। एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता आता है, जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से यहाँ डिस्कस करूँ। वो पॉइंट आता है बॉडी प्लान, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लान कैसा है।
बॉडी प्लान क्या होता है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी में सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, बॉडी कैविटी कंसिस्ट ऑफ सिंगल ओपनिंग, यानी वो बॉटल जैसा है, जैसे बॉटल होता है उसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, हमने ढक्कन खोला तो एक ही ओपनिंग है। तो इस तरह का अगर बॉडी प्लान मिलता है जिसमें कि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है तो उसे कहा जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बात ध्यान में रखना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक या ब्लाइंड ऑर्गन जनरली उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ऐसे ही हम ब्लाइंड ऑर्गन वर्ड यूज़ करते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के लिए, क्योंकि उसमें भी सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनकी बॉडी कैविटी में, ये नहीं कह रहा कि वो बॉडी कैविटी जो है ट्रू सीलोम हो, नहीं, कोई भी हो, एसीलोमेट भी हो सकते हैं जिनमें बेसिक बॉडी कैविटी पाई जाए, ठीक है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स हैं। सिलेंट्रेट्स में सिंगल ओपनिंग मिलती है, हालांकि उनमें सीलोम नहीं होता, लेकिन उनमें भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। सिलेंट्रेट्स में हमें प्लेटीहेलमिन्थीज में देखने को मिलता है प्लानेरिया हैविंग सिंगल ओपनिंग। दूसरा हम जो बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल में, वो था कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट यानी जिनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाए, और कंप्लीट जिनमें दो ओपनिंग हो। और उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है कि एब्सेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो प्लेटीहेलमिन्थीज, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना ही जाऊंगा जितनी हमें ज़रूरत है। प्लेटीहेलमिन्थीज का जो सिस्टोडा क्लास है, सिस्टोडा जिसमें फ्लैटवर्म, जिसमें टेपवर्म आते हैं, फ्लैटवर्म में जिसमें टेपवर्म आते हैं, सिस्टोडा, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, जिसमें टेपवर्म आते हैं, वो क्लास में एलिमेंट्री कैनाल उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती। तो एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का एक एग्जांपल हमें मिलता है प्लेटीहेलमिन्थीज का सिस्टोडा क्लास, ठीक है। अच्छा, तो एक हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और दूसरे बॉडी प्लान की अगर हम बात करें जिनके बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो उनकी बॉडी हमें ट्यूब जैसी दिखती है, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमें ट्यूबुलर दिखता है। और ऐसे में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें उनकी बॉडी कैविटी, जो बॉडी वॉल है, वो एक बड़ी ट्यूब होती है और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एक छोटी ट्यूब होती है। तो इस तरह के बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान कहते हैं, याद रखना, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। तो एक हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक हो गया ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान हमें देखने को मिलता है किसमें? हमें ये मिलता है एनेलिडा में, हमें मिलता है एस्केहेलमिन्थीज में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एकाइनोडर्मेटा में, कॉर्डेटा में। तो ये आगे के लिए हायर ऑर्गेनिजम्स में हमें जो बॉडी प्लान मिलता है वो कौन सा है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, ठीक है। आगे इसको एक और पॉइंट से ले चलते हैं, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेशन पाया जाता है, तो सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड वेसल्स अनडेवलप्ड हो, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड वेसल्स अनडेवलप्ड हो, यानी इस सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। ब्लड है जो डायरेक्टली हार्ट से पंप होता है तो बॉडी कैविटी में जाता है और बॉडी कैविटी से वापस वो हार्ट में जाता है। बॉडी कैविटी यहाँ पर जो है उसे हेमोसील कहा जाता है, जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है। और इस तरह का सर्कुलेशन की एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कम होता है। और ओपन सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड ट्यूनिकेट्स, ठीक है। ट्यूनिकेट्स में हमें देखने को मिलता है, हम बात करेंगे ट्यूनिकेट्स कौन होते हैं। कॉर्डेटा में भी ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें ट्यूनिकेट्स आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। लेकिन इसमें जो बॉडी कैविटी है जिसे हम हेमोसील कह रहे हैं, तो हेमोसील क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें ब्लड फिल्ड है।
So the tissue which are present surrounding body cavity, these tissue will bath into the body cavity and get nutrient directly from the body cavity. Directly body cavity से उनको nutrient मिलता है. यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत स्लो होता है और एफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बहुत कम है. और वहीं जो दूसरा हम बात करते हैं सर्कुलेशन है, जो कि क्लोज सर्कुलेशन. तो क्लोज सर्कुलेशन को क्लोज सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं एंड दे आर वेल डेवलप्ड. और क्लोज सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स इसमें होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. कैपिलरीज आर वेरी माइन्यूट, वेरी थिन ब्लड वेसल्स हैविंग वेरी थिन ल्यूमेन, बट दे आर न्यूमरस. इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है. इनका इस नंबर ज़्यादा होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. और ये जो कैपिलरीज हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड टिश्यू एंड ऑर्गन्स. ये टिश्यू और ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और वहाँ पर ये ब्लड सप्लाई करती हैं, टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑर्गन्स को, और इनकी वजह से वहाँ का सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है. सो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. तो इस पॉइंट को याद रखना कि हायर एनिमल्स में जहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ा है वहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है. इसके अलावा एक पॉइंट और आता है सिमेट्री को लेकर. सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, हमें कुछ एसिमेट्रिक भी मिलते हैं. तो सिमेट्री है क्या? सिमेट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें, व्हाट इज सिमेट्री है, जनरली है तो ये मैथ्स का, लेकिन हमने मैथ्स में इसको भूल चुके हैं क्योंकि बायो के स्टूडेंट हैं. मैथ्स इतनी समझ में आ रही होती तो बायो के स्टूडेंट नहीं बनते. तो सिमेट्री समझने की कोशिश करते हैं. सिमेट्री क्या होती है कि जब कोई सरफेस हो और उस सरफेस को हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें उस सरफेस पर, जो सरफेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें. याद रखना सुपर इम्पोज वर्ड बहुत ज़रूरी है. तो उस इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है. ठीक है, जैसे हम जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है, एक क्यूबॉइडल है, ये एक रेक्टेंगल है. मैथ्स कमज़ोर है बेटा मेरी, थोड़ा सा ना याद करने में दिक्कत होती है. तो ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में अगर हम ड्रॉ करें हमारा जो बैकग्राउंड है, तो ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से हम 2 इक्वल हाफ बनाए और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें. तो एक ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे और एक मिड में लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे. तो जब ये दोनों लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री. यानी इस लाइन को ड्रॉ करने से 2 लेटरल पार्ट्स बन जाते हैं और ऐसे सिमेट्री को लाइन ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है. लेकिन हम अमीबा का अगर स्ट्रक्चर देखें जिसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर ही नहीं, कोई शेप ही नहीं है, वो इरेगुलर है और लगातार चेंज होता रहता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट आवर पाम, अगर हम अपने पाम की बात करें कि ऐसी कोई लाइन खींचो जो इस पाम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ऐसी कोई लाइन है ही नहीं. सो आवर पाम इज़ ऑल्सो एसिमेट्रिक. लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी में बीचों बीच एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जिसको एक्सिस, बॉडी एक्सिस बोलते हैं, तो हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, और ये दोनों पार्ट जो है बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें किसी सर्कल की, ठीक है, किसी सर्कल की बात करें तो वहाँ पर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है. और इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ मिलती है उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री. ऐसे ही पेंटागन है, पेंटागन याद करो, अ पॉलीगन विथ 5 इक्वल डायमेंशन, 5 इक्वल उसके बाउंड्रीज होती हैं, उसे पेंटागन कहते हैं. तो पेंटागन को अगर हम बात करें तो उसमें 5 हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी और वो भी एक तरह की रेडियल सिमेट्री है जिसे पेंटामेरिक सिमेट्री कहते हैं, जो हमें स्टार फिशेस में मिलती है. ठीक है,
सो पेंटामर सिमेट्री इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। वहीं स्पॉन्जिला जो है वो एसिमेट्रिक मिलता है, और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें एसिमेट्रिक मिलते हैं। एक और वर्ड इस पे आता है और मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों पाई जाती, याद रखना बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों पाई जाती, तो उसे बाइरेडियल सिमेट्री कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसके लिए नहीं लिखा हुआ है कि बाइरेडियल कोई वर्ड है, लेकिन बाइरेडियल हमें ध्यान में रखना है कि बाइरेडियल ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों पाई जाए उसे बाइरेडियल सिमेट्री कहते हैं। आगे नेक्स्ट आते हैं तो हम बात करेंगे जर्मिनल लेयर की। भाई जर्मिनल लेयर क्या होती है? ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले। जर्मिनल लेयर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो की जो स्टार्टिंग की अर्ली एम्ब्रियोजेनिक सेल्स होती हैं, अर्ली एम्ब्रियो सेल्स होती हैं, वो मिलकर कुछ लेयर्स बनाती हैं। उन लेयर्स को हम जर्मिनल लेयर कहते हैं। ये हम देखेंगे रिप्रोडक्शन में, एम्ब्रियोलॉजी में, कि वो लेयर्स कैसे बनती हैं। तो वो लेयर्स जो बनती हैं, तो सबसे पहले 2 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म में इन 2 के अलावा एक तीसरी लेयर भी बनती है, मीजोडर्म। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें 2 ही जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यू का फॉर्मेशन होना होता है वो इन्हीं दोनों लेयर से होता है, एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से। और जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इन दोनों के अलावा एक और 3rd लेयर भी प्रेजेंट होती है, उन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जिनमें 2 जर्मिनल लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, जिनमें 3 जर्मिनल लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना कि जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो उसमें हमें एग्जाम्पल मिलेगा सिलेंट्रेट्स। ठीक है, आगे हम जब फाइलम देखेंगे तो इस पॉइंट को देखेंगे। और जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो उसमें हमें एग्जाम्पल मिलते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स, यानी प्लेटीहेलमिन्थीज से कॉर्डेटा तक। और यानी इनमें 3 जर्मिनल लेयर। हाँ, सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेलमिन्थीज के बीच में टीनोफोरा भी मिलता है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक है, नो डाउट। यानी सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। और इससे ऊपर हम प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो वहाँ पर हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है, और इस पर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बॉडी प्लान जो कि हम देख चुके हैं, एक तो सेल एग्रीगेट, अगर किसी में लूज सेल एग्रीगेशन प्रेजेंट है तो वो सेल एग्रीगेट लेवल। इसके अलावा ब्लाइंड सैक, तो सेल एग्रीगेट लेवल हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक में हमने बताया जिनमें सिंगल ओपनिंग होती है, प्लेटीहेलमिन्थीज और सिलेंट्रेटा इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान भी हमने बता दिया कि जिनकी एक बाहर की ट्यूब उनकी बॉडी वॉल बनाती है और अंदर की ट्यूब उनकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल बनाती है। तो उस तरह के अरेंजमेंट को ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी और सीलोम। इसको समझना बहुत ज़रूरी। जनरली सीलोम या बॉडी कैविटी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारी जो बॉडी है ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर एक खाली कैविटी है जिसमें ऑर्गन्स अपनी अपनी पोजीशन पर प्लेस्ड हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कबर्ड में कोई शेल्फ पर सामान रखा रहता है तो कबर्ड में अंदर कैविटी होती है, वैसे ही बॉडी के अंदर भी एक कैविटी, और इस कैविटी को बॉडी कैविटी कहा जाता है।
अब कब ये बॉडी कैविटी कही जाएगी और कब ये सिलोमिक कैविटी कही जाएगी और कब दोनों एक होंगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। जो 3 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इफ it happens that mesoderm develops a fold and that fold develops into a cavity, अगर ऐसा हो कि मेसोडर्म एक फोल्ड डेवलप करे और वो फोल्ड आगे चल के एक कैविटी बन जाए, तो उस कैविटी को ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे, याद रखना। तो बॉडी कैविटी की प्रेजेंस के बेस पर ऑर्गेनिज्म कई तरह के होते हैं। एक होते हैं यूसीलोमेट, एक होते हैं एसीलोमेट और एक होते हैं सूडोसीलोमेट। फिर जो यूसीलोमेट होते हैं यानी जिनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, वो भी 2 तरह के होते हैं, एंटेरोसीलोम और शाइजोसीलोम। देखेंगे इन सबको एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसीलोमेट की। एसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, जो मेसोडर्म से डेवलप हुई हो। ठीक है, यानी मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्म से डेवलप होने वाली कोई भी ऐसी बॉडी कैविटी एसीलोमेट में नहीं पाई जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कैविटी नहीं होती, उनमें भी कैविटी होती है, लेकिन वो मेसोडर्म से डेवलप नहीं हुई है, जैसा कि हम उन्हें एसीलोमेट कहते हैं। और एसीलोमेट में हमें एग्जांपल मिलते हैं, हमें पॉरीफेरा मिलता है, हमें सिलेंट्रेटा मिलता है, एसीलोमेट का एग्जांपल। हमें प्लेटीहेलमिंथेस मिलता है, हमें टीनोफोरा मिलता है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें किसी में बॉडी कैविटी नहीं भी, जैसे प्लेटीहेलमिंथेस में कोई बॉडी कैविटी नहीं। लेकिन अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो उनमें स्पॉन्जोसील पाया जाता है, एक कैविटी है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं है, इसलिए उन्हें एसीलोमेट कंसिडर किया जाता है। हम अगर सिलेंट्रेट्स की बात करें तो उनमें जो पाई जाने वाली कैविटी है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, तो ये भी ट्रू सीलोम नहीं है लेकिन कैविटी प्रेजेंट है, और एनसीईआरटी ने इनको एसीलोमेट कंसिडर किया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथेस में, तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती और इसलिए उसे एसीलोमेट में कंसिडर किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें एस्केहेलमिंथेस की, तो एस्केहेलमिंथेस में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेज। ये नाम याद रखना, स्कैटर्ड पाउचेज। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेज, बट दैट बॉडी कैविटी डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील एंड नॉट फ्रॉम मेसोडर्म। वो बॉडी कैविटी ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, मेसोडर्म से डेवलप नहीं होती, और इसलिए उस कैविटी को हम सूडोसीलोम या फॉल्स सीलोम कहते हैं। ठीक है, सो एस्केहेलमिंथेस में हमें देखने को मिलता है सूडोसीलोम या फॉल्स सीलोम, और ये पॉइंट याद रखना है। जब हम आते हैं ट्रू सीलोम की तरफ, तो जो ट्रू सीलोमेट होते हैं उन्हें यू सीलोमेट, यू का मतलब ट्रू, सो जिनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है उन्हें हम यू सीलोमेट कहते हैं। और ये यू सीलोमेट मैं जनरली डिस्कस कर लूँ आपसे कहाँ से कहाँ तक होते हैं। सो इनकी शुरुआत होती है आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, आगे कॉर्डेटा। ये वो हैं जिनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, यानी इनमें जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की है। लेकिन इनमें भी बॉडी कैविटी 2 तरह की है। अगर ऐसा होता है, मेसोडर्म की जो लेयर है उसमें स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिट करती है, और उस स्प्लिट होने से, उसकी स्प्लिटिंग से बॉडी कैविटी बन रही है मेसोडर्म से, लेकिन स्प्लिट होने से बन रही है, तो
तो उस तरह की बॉडी कैविटी को हम कहते हैं शाइज़ोसीलोम। क्या कहते हैं? शाइज़ोसीलोम। और ये स्प्लिट होने वाली जो बॉडी कैविटी है ये हमें देखने को मिलती है एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। शाइज़ोसीलोम ट्रू बॉडी कैविटी है। एंटेरोसीलोम एक बॉडी कैविटी है। और एंटेरोसीलोम की बात करें तो इसमें जो मीजोडर्म की लेयर है उसमें प्रॉपरली आउटग्रोथ, ग्रेजुअल आउटग्रोथ होती है और उसकी ग्रेजुअल आउटग्रोथ से कैविटी बनती है। और जो कैविटी उसकी ग्रेजुअल आउटग्रोथ से बनती है उसे एंटेरोसीलोम कहा जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में। तो यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला पॉइंट है जिनमें मीजोडर्म में ग्रेजुअल ग्रोथ हुई और उसकी ग्रेजुअल ग्रोथ से बॉडी कैविटी बनती और वो बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम है। और ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो क्या इस बेस पे हम बोल सकते हैं इकाइनोडर्मेट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट इन कंपैरिजन टू अदर नॉन कॉर्डेट? तो इसके बेस पर इकाइनोडर्मेट कॉर्डेट से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है इन कंपैरिजन टू अदर नॉन कॉर्डेट्स। ये पहला पॉइंट है। एक और पॉइंट इसके बेस पर आएगा और मैं उस पॉइंट को भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट से रिलेटेड है उसमें मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओरल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस के बेस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, एक प्रोटोस्टोम्स और एक ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स या प्रोटेरोस्टोम्स हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है एनस से, एनल ओपनिंग से पहले माउथ या ओरल ओपनिंग का डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट प्रोटोस्टोम्स में पाया जाता है। द माउथ ओपनिंग डेवलप्स अर्लियर देन एनस। और अगर हम दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करें, ड्यूटेरोस्टोम्स की, तो इनमें एनल ओपनिंग डेवलप्स अर्लियर देन माउथ। तो ये बात उन्हीं पे एप्लीकेबल होगी जिनमें दोनों सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होंगी, यानी प्लेटीहेलमिन्थेस और उससे पहले वाले को हम भूल जाएं, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डुअल ओपनिंग नहीं पाई जाती। तो एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। इनमें माउथ ओपनिंग का डेवलपमेंट एनल ओपनिंग से पहले होता है। और वहीं दूसरा जो है ड्यूटेरोस्टोम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनल ओपनिंग का डेवलपमेंट ओरल ओपनिंग से पहले होता है। और इसमें जो हमें एग्जाम्पल मिलता है वो है इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो यानी इस पॉइंट, ये दूसरा ऐसा पॉइंट है जिसके बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि इकाइनोडर्मेट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट्स अपार्ट फ्रॉम देयर नॉन कॉर्डेट्स, अदर नॉन कॉर्डेट्स, यानी दूसरे नॉन कॉर्डेट्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं किससे? कॉर्डेटा से। तो ये इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट देखने को मिलते हैं, रिपीटिंग सीक्वेंस, रिपीटिंग पार्टीशंस देखने को मिलते हैं, जिसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। मेटामेरिज्म भी इसी को कहते हैं। सेगमेंटेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेटामेरिज्म। लेकिन सेगमेंटेशन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी में केवल बाहर ही सेगमेंटेशन है, अंदर उनके सेगमेंटेशन नहीं है, जो कि हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा शो ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, तो उसे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कहेंगे। दैट इज टर्म्ड एज फॉल्स सेगमेंटेशन, दैट सेगमेंट आर प्रेजेंट ओनली ऑन देयर आउटर साइड एंड नॉट ऑन देयर इनर साइड। लेकिन अगर हम बात करें एनेलिडा की, तो उसमें सेगमेंटेशन इज ट्रू, उसमें सेगमेंटेशन
बाहर भी प्रेजेंट होता है और सेगमेंटेशन अंदर भी प्रेजेंट होता है। पार्टीशंस, बाकायदे पार्टीशंस पाए जाते हैं। तो सेगमेंटेशन भी दो तरह का, ट्रू और फॉल्स समझ गए होगे। जिनमें केवल बाहर सेगमेंट प्रेजेंट है उसे फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं, और जिनमें अंदर और बाहर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रेजेंट है, उसे ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी हम ट्रू सेगमेंटेशन को बोलते हैं, इज प्रेजेंट इन एनेलिडा ओनली। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेगमेंटेशन इज ऑल्सो फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, लेकिन हम वहाँ उस सेगमेंटेशन को ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कहेंगे, वहाँ पर केवल एक्सटर्नल सेगमेंट प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, याद रखना है, और इससे रिलेटेड जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर पॉइंट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड समझने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्शन समझते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है किसका? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ये हम रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो हमें नोटोकॉर्ड समझ में आएगा। अगर मैं आपको सीधे नोटोकॉर्ड समझाने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है कहीं कुछ छूट जाए। तो सपोज करिए हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें ब्रेन ऊपर सोलन पार्ट है और नीचे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और इन दोनों की कवरिंग, ब्रेन की कवरिंग क्रेनियम या स्कल कह रहे हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कह रहे हैं। इन चारों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम। और इनको अगर हम ऐसा समझें कि आज हम सबसे डेवलप फॉर्म में जो है, तो हमारी बॉडी में ये नर्वस सिस्टम ऐसा है। हमसे जो पहले थोड़ा सा अनडेवलप स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, तो यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम डिफरेंशियली डिमार्केट नहीं कर सकते, यानी हम देखकर नहीं बता सकते थे कि ये ब्रेन है, स्पाइन। उनमें हमसे पहले जो इवोल्यूशन में जो हमसे पहले डेवलप हुए थे, उनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था, जिसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। याद रखना, नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड का ऊपर वाला पार्ट जो है, ओपनिंग जो है, अपर पार्ट जो है, दैट इज स्लाइटली सोलन, और लोअर पार्ट जो है वो रॉड लाइक होता था। तो अपर जो सोलन पार्ट है वो डेवलप हो गया ब्रेन में, और लोअर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया स्पाइनल कॉर्ड में। उस स्ट्रक्चर को, रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम नर्व कॉर्ड कहते थे, जिसका अपर पार्ट ब्रेन में डेवलप हुआ और लोअर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में, वो डेवलप फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन जो हमारा क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा ही उसका भी कवरिंग, नर्व कॉर्ड का भी कवरिंग है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी भी कवरिंग है। वो रॉड लाइक कवरिंग कहलाती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्या कहलाती है? नोटोकॉर्ड। तो जिनमें नर्व कॉर्ड की कवरिंग प्रेजेंट हो, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का ही डेवलपमेंट हुआ तो उसका अपर पार्ट बन गया क्रेनियम, डेवलप हुआ उससे, और लोअर पार्ट से बैकबोन डेवलप हुआ। और इसका हमें एविडेंस कहाँ मिलता है? इसका हमें एविडेंस मिलता है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसस पाया जाता है, दैट इज रिमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड का रिमिनेंट है, जो आज देखने को हमें मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। द कवरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर विच कवर नर्व कॉर्ड इज नोन एज नोटोकॉर्ड। और जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड या उससे डेवलप ऑर्गेनिज्म, उससे डेवलप ऑर्गन नहीं पाया जाता, उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। और जिनमें नोटोकॉर्ड या उससे डेवलप्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हें कॉर्डेट कहते हैं। तो जो नॉन कॉर्डेट थे उनमें नोटोकॉर्ड, हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता था। उनमें बॉडी में वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती थी, वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड। जबकि जो कॉर्डेट हैं इनकी बॉडी में डॉर्सल, हमारी जो है पीछे की तरफ है, तो ये डॉर्सल साइड है, कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम टेट्रापीडल होते तो, जो 4 पैरों से चलते हैं।
तो ये याद रखना है कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ये पॉइंट याद रखेंगे तो ध्यान में जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ना नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ना नोटोकॉर्ड से डेवलप होने वाला कोई दूसरा ऑर्गन पाया जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं और उनका एक क्लासिफिकेशन भी हम आगे देखेंगे। नॉन कॉर्डेट, और कौन आता है नॉन कॉर्डेट में? तो पहला जो फाइलम है वो है पॉरीफेरा, नाम याद रख लेना, नोट कर लेना, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा को भी कंसिडर किया जाता है। तो ये वो स्ट्रक्चर हो गए, ये वो फाइलम हो गए जो आते हैं नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट में हम बात करेंगे आगे, कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन, उसमें दो ग्रुप बनते हैं, एक एक्रेनिएटा और दूसरा क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम या स्कल नहीं पाया जाता, और दूसरा क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम या स्कल पाया जाता। फिर उनका फर्दर डिवीजन, फर्दर क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। तो ये था एक बेसिक पॉइंट्स जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि और भी इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं है। वो जब हम इन फाइलम्स को देखेंगे तो इन फाइलम्स में वो पॉइंट जैसे जैसे आते जाएंगे वो भी क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। इन फाइलम में जैसे जैसे वो पॉइंट्स आते जाएंगे, क्योंकि उनको उसी के साथ बताने से हम रिलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा। अभी सारी बातें अगर हम एक साथ दिमाग में रख देंगे तो फिर वो चीज़ें भूलने लगेंगी। तो जहाँ उससे रिलेट किया जा सकेगा वहीं पर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ था ये बेसिक टैक्सोनॉमिकल इवेंट्स जिसके बेस पर हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड जिसके बेस पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल टैक्सोनॉमी की स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने फाइलम वाले सेक्शन की तरफ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा।